हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल जीरो एंट्रोपी। मेरा नाम है अदिति बंसल और आज की अपनी वन शॉट जेईई मेन एंड नीट रिवीजन सीरीज में टॉपिक है एरोमेटिसिटी। तो जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज समथिंग टू डू विद द अरोमा ऑफ अ कंपाउंड। इट इज सेफ टू एज्यूम कि भाई एरोमेटिक कंपाउंड मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके साथ कुछ ना कुछ फ्रेग्रेंस एसोसिएटेड है, कुछ खुशबू एसोसिएटेड है। पर इतना लल्लू कंसेप्ट तो है नहीं कि ये सिर्फ खुशबू पे बात करके चुप हो जाए। एरोमेटिसिटी हमें कंपाउंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में इंडिकेशन देता है, दैट इज इट्स स्टेबिलिटी। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो एक्सपेक्टेड से थोड़ा ज्यादा ही स्टेबल होता है, जिसकी वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। किसके साथ रिएक्ट करेगा, कैसे करेगा, क्या मैकेनिज्म फॉलो करेगा, वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि अगर एक डबल बॉन्ड है, कोई एल्कीन लिया आपने, तो एल्कीन की आप जो भी रिएक्शंस पढ़ते हो, वही रिएजेंट्स अगर आप बेंजीन पे डालो तो आपको सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो सारे वहां पे जाके फ्लॉप हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेंजीन एरोमेटिक है, वो एक्स्ट्रा स्टेबल है, वो नॉर्मल रिएजेंट्स के साथ सेम रिएक्शंस नहीं देगा, वो अपनी अलग ही केमिस्ट्री चलाता है। इट हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ रिएक्शंस ऑल टुगेदर, उसके लिए अलग कंडीशंस चाहिए आपको ऑल टुगेदर। सिमिलरली एक दूसरा एकदम ऑपोजिट एक्सट्रीम आता है एंटी एरोमेटिक का। एरोमेटिक स्टेबल होते हैं तो एंटी एरोमेटिक हद से ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, इतना कि वो रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट भी नहीं कर सकते। और तीसरी कैटेगरी आती है जिसका इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, दैट इज नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी कंपाउंड की केमिस्ट्री को हमें समझना है तो हम उसको इन तीनों में से किसी एक जगह पे रख पाए प्रॉपरली। और वही चीज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख के हम बता पाए कि वो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में आने वाला है। एंड इसकी फर्दर हम डेवलपमेंट करेंगे, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ और सिनेरियोज देखेंगे जहां पे एरोमेटिसिटी का इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो शुरू करें। बिफोर दैट, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सो, एंड स्टूडेंट्स डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी क्या है, कंपाउंड में क्या क्या होना चाहिए एरोमेटिसिटी का ठप्पा लेने के लिए। सबसे पहले तो आता है कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। पूरा कंपाउंड साइक्लिक ना भी सही तो उसका एटलीस्ट कुछ पार्ट तो रिंग में होना चाहिए, और उतने ही पार्ट में एरोमेटिसिटी एग्जिस्ट कर सकती है, बाकी के पार्ट में एरोमेटिसिटी नहीं होगी। दूसरा आता है प्लेनर या फिर नियरली प्लेनर स्ट्रक्चर। अब कंपाउंड प्लेनर होगा कि नहीं होगा वो आप केमिकल बॉन्डिंग में जो आपने हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज पढ़ी थी, आप उसको यूज करके भी समझ सकते हो। वैसे आप यहाँ पे एक थंब रूल भी यूज करो कि भाई अगर 6 या 6 से कम कार्बन का कोई कंपाउंड होगा तो फिर वो स्ट्रक्चर डेफिनेटली प्लेनर ही होगा। और अगर उससे ज्यादा कार्बन्स का कंपाउंड है तो उसके साथ क्या करना है वो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे इस वीडियो में। तीसरी कंडीशन आती है रिंग करंट। रिंग करंट या फिर कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन क्या होती है, किस किस टाइप की होती है, ये तो हमें पता है, वो तो हम रेजोनेंस में सीख चुके हैं। लेकिन कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हाउ इज इट डिफरेंट? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में कंटिन्यूसली अगर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है तो उसको हम कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन बोलते हैं। एक चौथी कंडीशन भी आती है एरोमेटिसिटी के लिए, जिसको हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। पहले इन तीनों को पक्का कर लेते हैं। बेंजीन का अगर एग्जाम्पल देखें, साइक्लिक है, सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 120 के एंगल पे ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से? 3 सिग्मा बॉन्ड्स। भाई ये एक सिग्मा, ये एक सिग्मा और एक सिग्मा हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का। तो पहली 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाइड है। वैसे भी आप यहां से देख सकते हो 6 या 6 से कम कार्बन्स अगर प्रेजेंट होंगे साइक्लिक कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर में तो फिर वो प्लेनर ही होगा। बेंजीन भी उसी कैटेगरी में लाई करता है। और तीसरा आता है रिंग करंट। रिंग करंट का मतलब हुआ कि इसमें कॉन्जुगेशन की वजह से कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होके वो ऐसा एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंटेन कर सके एक ही डायरेक्शन में। बेंजीन वो बिल्कुल कर पाता है, एंड दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। तो बेंजीन ने ये तीनों कैटेगरीज, ये तीनों कंडीशंस तो सेटिस्फाई कर दी है। एक और एग्जांपल देखते हैं रिंग करंट को समझने के लिए। साइक्लोपेंटा डाइइनाइल एनायन। नाम सुनने में एक बार के लिए आपको ऐसा लग सकता है, फिर से रिपीट करियो।
साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनाइन। सिंपल नाम है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे तो सिंपल ही लगेगा। अब इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हम। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कभी भी बनाओ तो हमेशा नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर यहां से शुरू किया करो। चार्ज डेंसिटी जहां पे भी सबसे ज्यादा हो वहां से शुरू किया करो। तो ये नेगेटिव चार्ज को मैंने पाई सिस्टम की तरफ डीलोकलाइज कर दिया। ये इधर घूमेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज बन जाएंगे। ये बन गया आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पाई घुमाओ, नेगेटिव घुमाओ, पाई घुमाओ, ये बन गया आपके पास स्ट्रक्चर। नेगेटिव घुमाओ, पाई घुमाओ, ये बन गया आपके पास स्ट्रक्चर। नेगेटिव पाई, ये बन गया आपके पास स्ट्रक्चर। नेगेटिव पाई, ये बन गया आपके पास स्ट्रक्चर। तो जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आप वापस आ गए। देख रहे हो आप, इसमें सारी जगह पे हमने इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में किया। हमें कहीं पे भी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए वापस नहीं आना पड़ा। पूरा का पूरा एज इट इज घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा। दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन। अब आप थोड़ा सा नोटबुक पेन उठाओ और इन दोनों स्ट्रक्चर्स का रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के देखो। देखो कि क्या ये कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन फॉर्म कर रहे हैं। जल्दी से करो। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ कंडीशन ऑफ एरोमेटिसिटी, दैट इज हकल्स रूल। हकल भाई साहब क्या बोले? वो बोले कि देखो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए पहली 3 कंडीशंस तो सब जगह सेम ही है, सिर्फ चौथी कंडीशन में फर्क आता है। और ये किस चीज के ऊपर बता रहे हैं? दे आर टेलिंग अस द डिफरेंस बिटवीन, ही इज टेलिंग अस द डिफरेंस बिटवीन डीलोकलाइजेबल इलेक्ट्रॉन्स, कॉन्जुगेशन में घूमने वाले, डीलोकलाइज होने वाले, जिसको कि हम बड़े प्यार से पाई इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। हालांकि वो सारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड का पार्ट हो, लेकिन उनको बस हम प्यार से पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। किसको? डीलोकलाइज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। अगर वो डीलोकलाइज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं तो आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर वो 4n की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं तो आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। एग्जाम्पल देखें, बेंजीन देख लो। बेंजीन में देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, टोटल हो गए 6। क्या 6 को आप 4n+2 की फॉर्म में लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। n का वैल्यू 1 लिखो, 4n+2 की फॉर्म में आ गया। n की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? 0 भी हो सकती है, एंड देन 1 2 3 4 एज इट इज। एंटी एरोमेटिक एग्जाम्पल देखो। एंटी एरोमेटिक में देखो पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इट इज जस्ट द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होने वाला है। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज होंगे। देखो बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, कॉन्जुगेशन है, इसमें गोल गोल घूमेगा चार्ज। 4 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4n पाई की कैटेगरी में आ गया ये, एंड हेंस दिस इज एंटी एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? अगर कोई कंपाउंड इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में लाई नहीं करता है, कि ना तो वो एरोमेटिक है ना ही वो एंटी एरोमेटिक है, फिर वो कौन सी कैटेगरी में लाई करेगा? देन इट विल बी अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आता है? जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, एरोमेटिक एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्टेबल, एंटी एरोमेटिक एक्सपेक्टेड से कम स्टेबल, बीच में आ गया नॉन एरोमेटिक। स्टेबिलिटी ऑर्डर समझा? कंडीशंस चारों समझ में आई? साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन होना चाहिए, हक्कल्स रूल नेक्स्ट हमें फॉलो करना है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर एरोमेटिक, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो फिर एंटी एरोमेटिक। एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब इसमें कुछ कंपाउंड्स होंगे, हमें उसको कैटेगराइज करना होगा एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक में। सबसे पहले तो बेंजीन ही है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं स्किप कर रही हूं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन। अब इसमें देखो कॉन्जुगेशन नजर आ रही है? यस बिल्कुल आ रही है भाई। नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई, कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है, प्लेनर है, 3 ही मेंबर्स हैं इसमें। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे एंड लेट अस काउंट कितने घूमेंगे। ये नेगेटिव चार्ज है और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है। पाई बॉन्ड के तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हमें समझता है, पर नेगेटिव चार्ज के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों? नेगेटिव चार्ज का मतलब आपने बहुत बार रिप्रेजेंटेशन भी देखा होगा ऐसा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर भी ऐसे 2 बिंदु बना देते हैं, मीनिंग देयर इज एन
इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन दिस एटम। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से आया? एक इलेक्ट्रॉन उसका खुद का था एटम का, और एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर से किसी ने दिया है। दिस इज अ फॉरेन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द एटम्स ओन इलेक्ट्रॉन। ऐसा एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके ऊपर प्रेजेंट है, तो इसको भी आप दो इलेक्ट्रॉन जैसा ही काउंट करोगे। तो दो यहां पे हो गए, दो यहां पे हो गए, टोटल चार। चार का मतलब क्या हुआ? 4n+2 या फिर 4n पाई? यस, ये हो गया 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड हेंस ये कंपाउंड हो गया एंटी एरोमेटिक। समझा? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। ये तो सिंपल साइक्लोब्यूटाडाइन। इसमें देखो कॉन्जुगेशन है बिल्कुल है भाई, पाई ऑल्टरनेट पाई का कॉन्जुगेशन है इसमें। कितने इलेक्ट्रॉन? दो इसके भाई, दो इसके, टोटल चार। चार हो गया तो फिर से किसमें? एंटी एरोमेटिक में गया। नेक्स्ट देखते हैं। दिस इज साइक्लो पेंटा डाई इनाइल एनायन। ये भी एनायन है, ये भी एनायन है। इसमें देखो कॉन्जुगेशन, ये हो गया नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई ऑल्टरनेट पाई। देखो मैंने इलेक्ट्रॉन्स भी मार्क कर दिए इसमें साथ साथ, दो इसके, दो इसके, दो इसके, टोटल 6। बेंजीन जैसा हो गया ये, बेंजीन में भी 6 आए थे। 6 मतलब 4n+2 की कैटेगरी वाला है ये, हेंस दिस इज एरोमेटिक इन नेचर। समझा? चलें आगे। नेक्स्ट देखो, इस बार 7 मेंबर्ड रिंग है, पर 7 मेंबर्ड रिंग में एक पॉजिटिव चार्ज भी है, कंटिन्यूस कॉन्जुगेशन है, ये भी प्लेनर होगा। सारे के सारे कार्बन देखो इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो दिस इज गोइंग टू बी प्लेनर। इस प्लेनर में पॉजिटिव का तो कुछ रोल होगा नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे नहीं, तो इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन, इसके दो इलेक्ट्रॉन, टोटल 6। अगेन बेंजीन की कैटेगरी, 4n+2 की कैटेगरी। ये कंपाउंड एरोमेटिक होने वाला है। आई बात समझ में? अब इन सब की कुछ कुछ वेरिएशंस देखते हैं, यही कंपाउंड में थोड़ी सी वेरिएशन करके देखते हैं। जैसे कि इस कंपाउंड में हमने कार्बन पे एक नेगेटिव लगाया हुआ है, जरूरी नहीं है कि नेगेटिव चार्ज ही हो, कोई एटम जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट हो वो भी ये सेम काम करेगा, वो भी एग्जैक्टली सेम काम करेगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव को बहुत आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है विद नाइट्रोजन विद लोन पेयर। नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड्स बनाता है तो उसके पास एक लोन पेयर होगा ना, तो कार्बन पे नेगेटिव को नाइट्रोजन विद लोन पेयर के साथ बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, इनफैक्ट ऑक्सीजन के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब आप बोलोगे मैम ऑक्सीजन के पास तो दो दो लोन पेयर है, तो क्या इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने चाहिए हमें यहाँ पे? नहीं, कभी भी किसी एटम के ऊपर लोन पेयर भले ही 2 हो, लेकिन वो उसमें से रेजोनेंस सिर्फ एक के साथ ही करेगा, बैक बॉन्डिंग सिर्फ एक के साथ ही करेगा। दोनों लोन पेयर कभी एक साथ यूज नहीं होते हैं, यूज सिर्फ एक ही होगा। तो आप चाहे ऑक्सीजन लगाओ चाहे सल्फर लगाओ, ऑक्सीजन का ही बड़ा भाई है ना, इसके पास भी 2 लोन पेयर बचेंगे 2 बॉन्ड बनाने के बाद। तो इसमें से कुछ भी रख सकते हो आप यहाँ पे, बेसिकली एनी एटम विद 1 लोन पेयर एटलीस्ट, ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 1। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसकी वेरिएशंस देखो। इसके पास यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये एंटी एरोमेटिक था। अगर आप इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स को या तो 2 से बढ़ा दो या फिर 2 से कम कर दो, दोनों ही केसेस में इसको एरोमेटिसिटी मिल रही है, तो इसलिए ये बड़ा हाथों हाथ अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज करता है। गेन करके पाई बॉन्ड ब्रेक करो, दोनों तरफ एक एक नेगेटिव चार्ज लगा दो, दोनों तरफ एक एक नेगेटिव चार्ज आ गया। तो अब ये देखो इसके काउंट करो जरा, कॉन्जुगेशन में अभी भी है ये नेगेटिव ऑल्टरनेट पाई ऑल्टरनेट नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, टोटल 6 हो गए। अब ये एरोमेटिक बन गया। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लगा दूं यहां पे दोनों जगह पे, फिर भी सेम कहानी होगी, पॉजिटिव ऑल्टरनेट पाई ऑल्टरनेट पॉजिटिव। तो कॉन्जुगेशन तो अभी भी है यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हुए डीलोकलाइजेबल? सिर्फ यही 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। और 2 इलेक्ट्रॉन्स भी कौन सी कैटेगरी में जाता है? 4n+2 की कैटेगरी में जाता है, वेयर n = 0। हो गया एरोमेटिक ये। तो इसके ये दोनों चार्ज्ड वेरिएशंस आर एरोमेटिक इन नेचर। सेम चीज यहां पे भी, कार्बन पे नेगेटिव, एटम विद लोन पेयर से रिप्लेस कर दिया।
ये वाले आयन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, इसमें भी हम रिप्लेस करेंगे। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव को किससे रिप्लेस कर सकते हो? कुछ याद आ रहा है आपको? कोई ऐसी चीज जो अपने आप में ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। ल्यूइस एसिड जैसी चीज कोई याद आ रही है? ग्रुप 13 एलिमेंट्स याद आ रहे हैं? इसमें बोरॉन लगाएंगे हम। बोरॉन ग्रुप 13 का एलिमेंट है, बेचारे के पास 3 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों को बॉन्डिंग में लगा के भी ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हुआ है। इसके पास अभी भी वेकेंट पी ऑर्बिटल है। तो ये बिल्कुल वैसे ही फंक्शन करेगा जैसे कि एक कार्बन पे पॉजिटिव फंक्शन करता है। याद रखना इस बात को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसी हरकतें की जाती हैं। बोरॉन मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव के भी 3 बॉन्ड्स होते हैं ना, बोरॉन न्यूट्रल में भी 3 बॉन्ड्स होते हैं। तो आप इसको बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हो, ये बिल्कुल सेम तरीके से फंक्शन करेगा। अच्छा, एक बात और बता देती हूँ, न्यूट्रल कार्बन यानी कि कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड, वैलेंस शेल कंप्लीट है ना इसका। क्या कभी देखा है कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाने वाले को किसी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हुए? मतलब मान लो ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे ना होता तो क्या कुछ कॉन्जुगेशन एग्जिस्ट करती है यहां पे? नो, राइट? सिमिलरली ध्यान से सुनना, मैंने यहां पे एक बॉन्ड बढ़ा दिया और एक चार्ज बढ़ा दिया। सिमिलरली यहां पे एक बॉन्ड बढ़ा दो और एक चार्ज बढ़ा दो। सिमिलरली बोरॉन व्हेन इट इज मेकिंग 4 बॉन्ड्स, इसके ऊपर एक फॉर्मल नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये कभी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता है। रीजन समझ पा रहे हो? जैसे कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास ना तो कोई एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, ना ही उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। जितना चाहिए था उतना ही प्रेजेंट है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ एक्सेस नहीं है। बोरॉन के ऊपर जब नेगेटिव चार्ज लग गया है, ये सिर्फ एक फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है। ऐसा नहीं है कि बोरॉन के ऊपर अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है, एक्स्ट्रा इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 बिंदु नहीं बनेगा यहां पे, इट इज जस्ट अ फॉर्मल चार्ज। तो एक्चुअल में बोरॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद भी, 4 बॉन्ड्स बनाने के बाद भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास, सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका ऑक्टेट तो अभी पूरा हुआ है बेचारे का। आई बात समझ में? तो बोरॉन के ऊपर भले ही नेगेटिव चार्ज हो, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, भले ही इसके पास नेगेटिव चार्ज है, लेकिन वो सिर्फ एक फॉर्मल नेगेटिव चार्ज है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ये अभी भी। समझा? इस बात को याद रखना। लेट्स सी इफ यू कैन यूज इट। इन सब के नाम मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं आपको। दिस इज साइक्लोप्रोपिनाइल एनायन, एनायन होगा भाई, यहाँ पे कैटायन नहीं होगा। दिस इज साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन एंड दिस इज साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल कैटायन, जिसको कि हम बड़े प्यार से ट्रोपिलियम आयन भी बोलते हैं। ठीक बात? चलो अब आप लोग थोड़ा सा पॉज करो इस वीडियो को और फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। इनको आपको कैटेगराइज करना है इन तीनों में, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। हो गया? चलो डिस्कस करते हैं उसको। तो इसमें तो देख पा रहे हो आप, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं हुआ, यहाँ पे बॉन्ड भूल गए ये लोग बनाना। कॉन्जुगेशन नहीं आएगा तो इसका मतलब एरोमेटिसिटी या एंटी एरोमेटिसिटी, दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सिमिलरली यहां पे इसमें भी कंप्लीट नहीं हुआ कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतने इतने रीजन में ही घूमेगा, इसी में ही पाई ऑल्टरनेट पाई, बस इतना ही रीजन है, ये इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो अगेन दिस इज नॉन एरोमेटिक। इस कंपाउंड का नाम होता है थायोफीन, सल्फर लगा हुआ है। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, मैंने आपको बोला था सल्फर के 2 बॉन्ड्स, 2 लोन पेयर्स होंगे जिसमें से सिर्फ एक ही यूज होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6, कॉन्जुगेशन बन रही है, आप इसको बोलोगे एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं।
कॉन्जुगेशन इसमें भी है, साइक्लिक है, प्लेनर है, सब है, बढ़िया है। एरोमेटिसिटी, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। हक्कल्स रूल 4n+2 को फॉलो कर रहा है ये, तो ये भी एरोमेटिक होगा। अगला चलते हैं। अच्छा, इस पे आने से पहले ना, पहले ये वाला करते हैं। इस वाले में देख रहे हो आप, क्या ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में होगा? ध्यान से देख के बताओ, क्या ये नाइट्रोजन का पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में होगा? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी, मतलब कि ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाना चाहिए। कर पाएगा ये? कहां रखेगा इलेक्ट्रॉन को? जगह कहां है इसके पास? ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना इसका, 2 2 2 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास पूरे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये सिर्फ एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअल में नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कोई डेफिशिएंसी नहीं है, उसके पास अपने पूरे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसके पास पॉजिटिव होते हुए भी ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कॉन्जुगेशन फिर से सिर्फ इतने ही रीजन में एग्जिस्ट कर पाएगी, इतने रीजन में एग्जिस्ट करेगी, तो मतलब दिस इज नॉन एरोमेटिक, ये इंक्लूड ही नहीं हुआ। तो जैसे यहां पे नाइट्रोजन का पॉजिटिव सिर्फ दिखाने के लिए है, वैसे यहां पे भी समझो इसमें कॉन्जुगेशन देखने में आपको थोड़ा सा हेल्प करती हूं। नाइट्रोजन के लोन पेयर को इधर घुमाओ, इस पाई बॉन्ड को इधर घुमाओ, आपके पास जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, बेंजीन जैसा दिख रहा है ये, एक्सेप्ट फॉर द पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, ये बिल्कुल बेंजीन जैसा दिख रहा है। क्या आप इस टाइप का रिप्लेसमेंट सोच पाए कि कार्बन को N पॉजिटिव से भी रिप्लेस किया जा सकता है? C नेगेटिव को N से रिप्लेस किया तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो दोनों जगह पे। न्यूट्रल कार्बन मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, वही चीज है यहां पे। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव बिल्कुल कार्बन की तरह बिहेव करेगा, मतलब आप पूरी की पूरी रिंग में चार्जेस को, बॉन्ड्स को एज इट इज घुमा सकते हो, ये बीच में कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा। सिमिलरली एक और आपको बताती हूं, आप इसको ट्राई करना। टेल मी इफ दिस इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। बोरॉन के ऊपर नेगेटिव है, ये स्ट्रक्चर है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। ये भी एरोमेटिक हो जाएगा एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक। चलें आगे, चलो नेक्स्ट आते हैं एनुलीन्स। एनुलीन्स मतलब मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड्स हो, जैसे बेंजीन में होता है ना, वैसी साइक्लोब्यूटाडाइईन, इसको हम बोलेंगे 4 एनुलीन। ये इसको लिखने का स्ट्रक्चर होता है, लिखने का तरीका होता है 4 एनुलीन। बेंजीन को हम बोलेंगे 6 एनुलीन, 6 कार्बन एटम्स हो गए। 8 कार्बन एटम्स वाले को बोलेंगे हम 8 एनुलीन। ये एरोमेटिसिटी में क्या करोगे, क्या क्या बताओगे? दिस इज एंटी एरोमेटिक, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। दिस इज एरोमेटिक, ये भी ऊपर डिस्कस किया बहुत बार। इसके बारे में क्या ख्याल है? 8 कार्बन एटम्स हैं, 8 कार्बन एटम्स में 4 पाई बॉन्ड्स हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 पाई बॉन्ड्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्या ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला सिस्टम बन रहा है? तो हक्कल भाई साहब के हिसाब से क्या ये एंटी एरोमेटिक होना चाहिए? पर होता नहीं है। एंटी एरोमेटिक यानी कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल। तो जब भी कार्बन एटम्स 6 से ज्यादा हो जाए तो ऐसे कंपाउंड्स के पास चॉइस रहती है। जरूरी नहीं है कि वो एक ही प्लेन में इसी तरीके से लाई करें, वो थोड़ा थोड़ा प्लेन को चेंज भी कर सकते हैं। और प्लेन जैसे ही बदल गया, प्लेनर नहीं रहा कंपाउंड, वैसे ही वो क्या बन गया? नॉन प्लेनर बनने की वजह से इट बिकम्स नॉन एरोमेटिक। ठीक है ना, एंटी होने से तो बेटर ही है ना। एंटी एरोमेटिक तो अनस्टेबल था, तो इसने बोला ठीक है मैं प्लेन छोड़ देता हूं। प्लेन में रहना जरूरी थोड़ी है, 8 कार्बन एटम्स के लिए जरूरी नहीं है। तो दिस इज नोन एज साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, कॉट बोलते हैं हम इसको। और ये कॉट इस टब की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। टब की फॉर्म में प्लेनैरिटी ना होने की वजह से
इट इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। भले ही इसमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हम सोचेंगे एंटी एरोमेटिक, लेकिन ये अपना प्लेन लूज कर देता है, तो ये नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक नहीं है। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी गई है। कॉट में ही एक और वेरिएशन बताती हूं आपको। जैसे हमने साइक्लोब्यूटाडाइन में देखा था ना कि भाई ये पाई बॉन्ड हटाओ, इस पे एक नेगेटिव, इस पे एक नेगेटिव, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड था, इसलिए स्टेबल था। वही चीज यहां पे भी होती है, एक बॉन्ड हटाओ, यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, इसको हम ऐसा लिखते हैं कॉट 2 नेगेटिव। ये एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी पॉसिबल है। तो फिर ये क्या करेगा, यहां पे इसने एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड करने के लिए प्लेन छोड़ दिया था, ये टब की फॉर्म में एग्जिस्ट किया था ताकि ये एंटी एरोमेटिसिटी को अवॉइड कर सके। इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा यहां पे, अगर कॉट 2 नेगेटिव है तो फिर वो एरोमेटिक होने वाला है, तो फिर अब इस बार ये प्लेन में ही रहेगा, इसी प्लेन में ही रहेगा ये, ताकि रेजोनेंस कर सके, एरोमेटिसिटी गेन कर सके। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हो तो भी सेम चीज, कॉट 2 पॉजिटिव इज ऑल्सो प्लेनर, क्योंकि इससे वो एरोमेटिसिटी गेन करेगा। समझ में आया? फायदे का सौदा कर रहा है ये दोनों कंडीशंस में, पॉजिटिव चार्ज में भी, नेगेटिव चार्ज में भी। 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, और अगर न्यूट्रल है तब इसने प्लेन ही छोड़ दिया और ये नॉन एरोमेटिक प्रेफर किया, हमेशा ज्यादा स्टेबल ऑप्शन को प्रेफर किया। तो 8 एनुलिन यानी कि कॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। आगे चलते हैं, दिस इज 10 एनुलिन। अब 10 एनुलिन में भी बहुत सारी स्पेशल चीजें हैं, देखें क्या क्या। सबसे पहले तो 10 कार्बन एटम्स एक रेगुलर डेकागन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं किया। अगर आप एक रेगुलर डेकागन बनाते कुछ इस तरीके का, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से कुछ बनाते, तो उसमें एंगल में स्ट्रेन होता, जबकि ये सारे के सारे जो कार्बन एटम्स हैं ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये प्रेफर करेंगे कि यहाँ पे 120 का एंगल हो, तो इसीलिए ये एक रेगुलर डेकागन की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके इस शेप में एग्जिस्ट करता है। थोड़ा बेंजीन जैसा दिखाई दे रहा है ना, तो ये इस शेप में एग्जिस्ट करता है ताकि सारे एंगल्स 120 में हंसी खुशी आराम से अपना खुला गुडुल्ला रह सके। ये पहली खास चीज। दूसरी खास चीज, इसमें सारे डबल बॉन्ड्स का सिस ट्रांस बता सकते हो आप। जैसे ये वाला जो बॉन्ड है, दिस इज अ सिस बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है, एक और ये दो, दोनों ऑपोजिट ग्रुप्स में जा रहे हैं, तो दिस इज ट्रांस। ये वाला सिस, ये वाला सिस, एंड ये वाला अगेन ट्रांस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में, यहां पे जो हाइड्रोजन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां पे जो हाइड्रोजन होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा। दोनों के बीच में इंटरफेरेंस होती दिखाई दे रही है। दोनों में इंटरफेरेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये बेचारी रिंग एरोमेटिक होती होती रह गई। देखो, अगर ये इनके बीच में क्राउडिंग ना होती तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम बनता, यानी कि 4n+2 की कैटेगरी में आता, ये एरोमेटिक हो जाने वाला था ये। पर क्योंकि इसमें दोनों बीच के जो हाइड्रोजन्स हैं वो बहुत पास है और आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, उसकी वजह से ये रिंग में पकरिंग हो जाती है। पकरिंग का मतलब समझते हो? मतलब ये अपने प्लेन को चेंज कर लेता है। ये वाले जो दोनों कार्बन हैं, लेट्स मार्क देम, ये 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर कार्बन, ये दोनों कार्बन ऊपर नीचे हो जाते हैं, प्लेन में नहीं रह पाते हैं ड्यू टू इंटरफेरेंस इन हाइड्रोजन्स। तो इस वजह से ये एरोमेटिक की जगह पे नॉन प्लेनर होने की वजह से दिस बिकम्स अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं पकरिंग ऑफ द रिंग। समझ में आई बात? ये किस में होती है? 10 एनुलिन में होती है। ये 10 एनुलिन में एक और चीज बताती हूं आपको। 10 एनुलिन में अगर इन दोनों कार्बन्स के बीच में कोई एटम आ जाए, ऐसा ब्रिज आ जाए, समझ पा रहे हो? एक ही एटम दोनों कार्बन्स के साथ कनेक्टेड, ऐसा ब्रिज बन गया दोनों के बीच में, इन दैट केस
कंपाउंड पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो ये नॉन प्लेनर है, लेकिन इसका जो कॉन्जुगेशन वाला पार्ट होगा ना, ये सारी जो कॉन्जुगेशन होगी वो एक ही प्लेन में लाई करेगी। अब इसको पकरिंग करने की भी जरूरत नहीं है, ये सारी की सारी जो बाहर की रिंग है जिसने एक्चुअल में कॉन्जुगेशन बनाई है वो एक ही प्लेन में लाई करेगी। तो इसीलिए इन दैट केस वो कंपाउंड एरोमेटिक बन जाएगा। मेरी बात समझ पाए? अगर तो नॉर्मल 10 एनुलिन है तो ये नॉन एरोमेटिक है, लेकिन अगर 10 एनुलिन के बीच में कोई ब्रिज्ड एटम प्रेजेंट है, जैसे कि हमने डायग्राम में बनाया, इन दैट केस इट विल बिकम एरोमेटिक। समझे बात? नहीं समझे? समझे ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज 14 एनुलिन। 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए एरोमेटिक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 14 एनुलिन इज एरोमेटिक। अब इसमें भी आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ी सी चीजें बता ही देती हूं मैं, मजा आता है ना आपको कंफ्यूज करने में। यहां पे बीच वाले जो चार हाइड्रोजन्स हैं ये कुछ नहीं करते, दे कैन स्टे हैप्पीली। इसमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं होती है, देयर इज नो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। आराम से ये पूरी की पूरी रिंग एक ही प्लेन में रहती है, जिसकी वजह से 14 एनुलिन जो है इट इज एरोमेटिक इन नेचर। लेकिन ट्विस्ट कब आता है? यहां पे हाइड्रोजन के अलावा अगर कुछ भी और प्रेजेंट हो, मान लो मैंने CH3 लगा दिया, कोई भी और एल्काइल ग्रुप लगा दिया, कुछ भी एनीथिंग अदर देन हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, फिर रिंग में ऊपर नीचे होना पड़ता है और फिर एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है और वो नॉन एरोमेटिक बन जाता है। समझ में आई बात? 14 एनुलिन नॉर्मल है तो एरोमेटिक, लेकिन अगर बीच में कुछ एल्काइल ग्रुप्स आ गए, गड़बड़ हो जाना है एंड इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक। ये एक और वेरिएशन है 14 एनुलिन का। इसमें क्या किया, एक डबल बॉन्ड की जगह पे किसी भी डबल बॉन्ड की जगह पे एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब क्या होगा? इसको ट्रिपल बॉन्ड लगाने से पाई बॉन्ड एक बढ़ गया, तो पहले अगर 14 इलेक्ट्रॉन थे तो अब 16 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 16 इलेक्ट्रॉन मतलब 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक। ऐसा थॉट जा रहा होगा दिमाग में, तो उसको वहीं पे रोक लो, घोड़े मत दौड़ाओ अपने, ये अभी भी एरोमेटिक ही रहेगा। क्योंकि जैसे किसी एक एटम पे अगर 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो लेकिन पार्टिसिपेट तो एक ही करेगा, वैसे ही अगर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उसमें से सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा, दोनों पाई बॉन्ड नहीं जाएंगे, एक ही पाई बॉन्ड जाएगा। तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी है अपने को 14 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही स्टक रहना है। अभी भी 4n+2 है तो एरोमेटिसिटी मेंटेन्ड है, भले ही डबल का ट्रिपल बॉन्ड हो गया। समझे? चलो अगला देखते हैं। अगला है पायरीन। पायरीन को पहली नजर में अगर आप देखोगे, मैं आपसे पूछूं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 16 काउंट करोगे आप। 16 काउंट करके बोलोगे मेरे को कि ये एंटी एरोमेटिक है। फिर क्या पड़ेगी आपको? कुछ नहीं पड़ेगी अभी तो पायरीन में एक्चुअल में ये जो बीच वाला पाई बॉन्ड है ना, ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। क्यों करेगा? एंटी एरोमेटिसिटी क्यों बनानी है उसको? दिस विल नॉट पार्टिसिपेट। तो ये पाई बॉन्ड को काउंट किए बिना बाकी के बाहर वाले जब काउंट करोगे तो आ गए 14 इलेक्ट्रॉन, हो गया एरोमेटिक ये। और अगर बीच वाले पाई बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं है तो निकाल ही दो। ये पायरीन है और ये पायरीन का अननेसेसरी चीजें निकाले हुए एक और वर्जन है, तो ये भी एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है। तो पायरीन में देखने में लगता है 16 इलेक्ट्रॉन है, पर एक्चुअल में डीलोकलाइज होने वाले 14 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो वो एरोमेटिक ही है। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल, एनुलिन्स कंप्लीट हो गया, ये एक जनरल एग्जाम्पल था जस्ट टू शो यू कि भाई साइक्लिक कंपाउंड में अब जैसे ये पाई बॉन्ड है, पाई ऑल्टरनेट पाई ऑल्टरनेट पाई ऑल्टरनेट पाई, कॉन्जुगेशन में है ना इसके साथ, पर एक्चुअल में ये कॉन्जुगेशन में रहेगा नहीं।
क्यों रहेगा? जब इतने इतने पार्ट में आराम से एरोमेटिसिटी गेन हो रही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं सब आपस में कॉन्जुगेशन में, तो उसको फालतू में क्यों घुसाना है? समझे? तो अब ये एरोमेटिक ही होगा। आप इसमें भी मुझे एंटी एरोमेटिक का आंसर दे सकते थे बाय इंक्लूडिंग दिस पाई बॉन्ड, पर इसको इंक्लूड नहीं करना है। ये सिर्फ इतने इतने पार्ट में अपनी एरोमेटिसिटी से खुश है, क्यों डिस्टर्ब करेगा उसको बीच में घुसा के? समझे? नेक्स्ट है बेंजाइन। बेंजाइन तो मैंने ऐसे ही ले लिया इसमें एग्जांपल। बेंजाइन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। तो देखो ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है भाई? पी और पी के लैटरल ओवरलैप से बनता है। तो ये पी और पी का लैटरल ओवरलैप हो गया, पाई बॉन्ड बन गया, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे भी बन गया, बड़ी अच्छी बात है। पर यहाँ पे ना दो पाई बॉन्ड हैं, दो लैटरल ओवरलैप होने चाहिए। मतलब कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp होनी चाहिए। पॉसिबल है क्या? 6 मेंबर्स में अगर आप 2 को बोलोगे तुम सीधे छड़ी की तरह खड़े रहो, लीनियर शेप में खड़े रहो, तो कैसे बनेगा रिंग? नहीं बन पाएगा, राइट? तो बेंजाइन में बहुत ही एक स्पेशल चीज होती है। ये वाले दोनों कार्बन्स sp ना होके sp2 ही रहते हैं। एक पाई बॉन्ड तो नॉर्मल पाई बॉन्ड है, p और p के ओवरलैप से बना हुआ है। लेकिन ये जो दूसरा पाई बॉन्ड है वो पता है किसके ओवरलैप से बना है? वो भी लैटरल ओवरलैप। वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोब्स के ओवरलैप से ही बना है। समझे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो 2 लोब्स थी ना, उन्हीं के लैटरल ओवरलैप से ये पाई बॉन्ड बन गया है। दिस इज बेंजाइन। और ये रेजोनेट करते रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कंबाइन करके बाइफिनाइल भी दे सकते हैं। समझे? एरोमेटिक हुआ कि नहीं हुआ? ये भी एरोमेटिक है। एरोमेटिक ये भी है क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो रहे हैं? इसके दो और इसके ये वाले 2। जो sp2 वाले ओवरलैप से बना हुआ पाई बॉन्ड है वो अगेन कंट्रीब्यूट नहीं करता है। तो इसमें याद रखने वाली 2 चीज हैं। एक तो इसका स्ट्रक्चर कि कैसे इसमें दूसरा पाई बॉन्ड sp2 के लैटरल ओवरलैप से बनता है, और दूसरी बात ये एरोमेटिक अभी भी है। बेंजाइन इज ऑल्सो एरोमेटिक। एरोमेटिक तो है पर इसमें ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ना ये इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये टूटना चाहता है। तो इसलिए बेंजाइन इज जस्ट अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, स्टेबल नहीं होता बहुत ज्यादा। हाँ, पर एरोमेटिक है कि नहीं है? हाँ, उसका आंसर यस है। दिस इज एरोमेटिक। नेक्स्ट देखते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी। इसको इतना स्पेशल क्यों पोजीशन दिया जाता है? क्योंकि इसमें भी सेम चीज का घोटाला होता है। नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या एरोमेटिसिटी का पार्ट है या नहीं है? इस चीज को हम प्रॉपरली समझेंगे अब इस वीडियो में। ये आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है पिरिडीन का। पिरिडीन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। पिरिडीन का स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये एक सिग्मा, ये एक दूसरा सिग्मा और ये एक लोन पेयर। इन तीनों को मिला के sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। थोड़ा सा याद दिला देती हूँ आपको। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैसे निकालते हैं? सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करो और लोन पेयर्स को काउंट करो, जितना ऑर्बिटल आया उतना मिला दो s से शुरू करते हुए। तो अब इसमें 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर आया, तो मतलब टोटल हो गया 3। s से शुरू करो, s और p के 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ गया इसमें। तो पिरिडीन का नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोब में लोन पेयर पड़ा हुआ है जो कि इस रिंग के प्लेन में ही लाई करेगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब ट्राइगोनल प्लेनर ना, तो वो इसी प्लेन में लाई कर रहा है। तो सवाल आता है क्या इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है या नहीं? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट इन कॉन्जुगेशन। क्योंकि कॉन्जुगेशन में होने के लिए एक बहुत ही नेसेसरी कंडीशन है कि ये जो सारे पाई सिस्टम्स हैं, पाई सिस्टम सारे ऐसे परपेंडिकुलर टू द रिंग होंगे ना, तो लोन पेयर की सिमेट्री भी ऐसी ही होनी चाहिए, तभी वो कॉन्जुगेशन कर पाएगा। अगर परपेंडिकुलर है फिर नो कॉन्जुगेशन। समझ में आई बात? तो पिरिडीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, कहीं घूम नहीं रहा है कॉन्जुगेशन में, डीलोकलाइज्ड नहीं है, एक ही जगह पे है।
इसी चीज को पायरॉल में जरा आजमा के देखते हैं। पायरॉल में नाइट्रोजन का इसी कंसेप्ट से चलते हुए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आना चाहिए था? ये 1 सिग्मा, ये 2 सिग्मा, ये तीसरा सिग्मा और ये चौथा लोन पेयर। तो S और P के 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए था। पर क्या दिक्कत है, अगर ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ना रख के, मान लो एक बार के लिए जस्ट फॉर माई सेक कि sp3 की जगह पे ना नाइट्रोजन ने sp2 कर दिया, sp2 करके उसने तीनों सिग्मा बॉन्ड्स तो sp2 में रख लिए, लेकिन ये जो लोन पेयर था वो इस नाइट्रोजन ने p ऑर्बिटल में रखा। p ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द रिंग, उसके अंदर इसने लोन पेयर रख दिया। ऐसा करने से देखो इसको कितना फायदा हो गया कंपाउंड को। ऐसा करने से 1, 2 और 3 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एरोमेटिसिटी गेन हो गई। तो क्या लगता है, क्या नाइट्रोजन के लिए प्रॉफिट है? फायदे का सौदा लग रहा है। sp3 ना रख के उसने अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 कर ली ताकि वो अपने लोन पेयर को सेम सिमेट्री में रख सके। सेम सिमेट्री में रख के उसने एरोमेटिसिटी में घुमा दिया, गेन हो गई एरोमेटिसिटी। कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन पेयर डाल दिया एंड एरोमेटिसिटी गेन हो गई। और एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। पायरॉल जैसे और भी बहुत सारे हैं। फ्यूरान ले लो आप, इसमें ऑक्सीजन भी सेम चीज करेगा, sp3 की जगह पे sp2 बन जाएगा। थायोफीन ले लो, इसमें सल्फर भी सेम चीज करेगा। ऑक्साजोल ले लो, इसमें भी ऑक्सीजन सेम चीज करेगा। ऑक्सीजन तो करेगा, पर क्या नाइट्रोजन को जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। नाइट्रोजन sp2 ही रहेगा। ये कहां से कॉन्जुगेशन में घुसेगा? ये तो ऑल्टरनेट में है भी नहीं। सही बात है ना? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ये घुस ही नहीं सकता है। इट इज ऑलरेडी sp2। sp2 से sp नहीं कर सकता है वो बेचारा ऑलरेडी sp2 है, वो sp2 ही रहेगा। ऑप्शन कब होता है? जब sp3 हो तो sp2 में जाने की ऑप्शन होती है। ये ऑलरेडी sp2 में, पर वैसे भी जरूरत कहाँ है? ऑलरेडी एरोमेटिसिटी बन रही है ना ऑक्सीजन के लोन पेयर से। तो ऑक्साजोल में ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में है, और नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। सिमिलरली इमिडाजोल, इसमें भी नाइट्रोजन का अगर मैं मार्क करूं, दिस इज N1, दिस इज N2, तो N1 का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, N2 का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट इसका sp2 होगा। कैसे? ये 1, ये 2, अच्छा यहां पे हाइड्रोजन भी होना चाहिए, और ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर कहां पड़ा हुआ है? लोन पेयर p ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको कॉन्जुगेशन में घूमना है। कॉन्जुगेशन से क्या होगा? एरोमेटिसिटी होगी। समझ में आई बात? सेम चीज यहां पे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन sp2, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन sp2। एक और एग्जांपल, पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, इसमें देखो दोनों में से ही किसी के भी नाइट्रोजन के लोन पेयर की जरूरत ही नहीं है। ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, घूमेंगे एरोमेटिसिटी बनाएंगे। इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। क्या लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है? नहीं है। क्या लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है? नहीं है। आई बात समझ में कैसे करना है इसको? इसका आप खुद करके देखो। इन तीनों चारों कंपाउंड्स के नाम आपको मैं अच्छे से याद कराऊंगी, बहुत अच्छे से। ये तीनों एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से करना। इसमें मैं नाइट्रोजन को मार्क कर रही हूं। ये नाइट्रोजन 1, 2, 3 एंड 4। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। N1, N2, N3, N4, इसमें से कौन कौन से लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में हैं और कौन कौन से लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में नहीं है। सबकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी साथ में लिखोगे आप। क्विकली आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। पहले सॉल्व कर लो, फिर वीडियो खत्म करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर करो इसको। नेक्स्ट वाले के बारे में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। ये वाले चारों तो आप सेम तरीके से आंसर करोगे, सिर्फ इसके बारे में आपको बता देती हूँ। एनिलीन जैसा दिख रहा है ना, ये एनिलीन में जैसे नाइट्रोजन NH2 होता है, तो अब इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा, पर इतना ज्यादा एक्टिवली नहीं जाएगा क्योंकि ये एरोमेटिसिटी का कॉज नहीं है।
ये तो बस एक एडिशनल कॉन्जुगेशन है। मतलब अगर ये नहीं भी हो तो एरोमेटिसिटी तो सिर्फ इतने इतने पार्ट में ही होगी ना, सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही होगी ना एरोमेटिसिटी। तो इसको अपना लोन पेयर एडिशनली कॉन्जुगेशन में दे के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, इट इज ऑलरेडी एरोमेटिक, ये कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। समझ में आई बात? तो ये यहां पे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं चेंज करेगा अपनी, ये sp3 ही रहेगा यहां पे। लास्ट पे आता है, इसमें भी मैं थोड़ा सा हेल्प करती हूं आपको। अगर ये आप पहली नजर में देखोगे तो इसको एरोमेटिक नहीं बोलोगे। मैं वैसे बता देती हूँ इसका आंसर, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक एंड दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक। ये तीनों कंपाउंड्स एरोमेटिक है। इसमें एरोमेटिसिटी देखने के लिए आप ये स्ट्रक्चर को देखो, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां से शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे सब जगह पे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड्स आ जाएंगे। नाउ इट कैन वेरी मच हैव कॉन्जुगेशन एंड एरोमेटिसिटी। दिखाई दिया सबको? चलें आगे। इन तीनों के बारे में आई वॉन्ट यू टू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, पहले वाले दोनों के बारे में। चलो अब इनके नाम देखते हैं। ये है प्यूरीन, ये है एडिनाइन एंड ये है ग्वानिन। दिखाई नहीं दे रहा? दिस इज ग्वानिन। याद रहेगा, ये तीनों कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इन तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस टॉपिक एरोमेटिसिटी, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। जब एरोमेटिसिटी चार्जेस की वजह से आए तो उसको क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इसके काफी सारे एग्जांपल्स हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं, उन्हीं को थोड़ा थोड़ा रिपीट करेंगे और जानेंगे उनके बारे में। क्या ये एरोमेटिक है? 1 2 3 4 4 एटम, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है, यस दिस इज एरोमेटिक, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसमें देखिए जरा 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 6, तो दिस इज एरोमेटिक। क्या ये है? नहीं, दिस विल बी एंटी एरोमेटिक। ट्रोपीलियम आयन, दिस इज एरोमेटिक। ट्रोपीलियम का भाई नेगेटिव वाला, ये क्या होना चाहिए? होना तो चाहिए एंटी एरोमेटिक। पर मैंने आपको बोला था 6 से ज्यादा कार्बन एटम वाले स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल होती है, ये भी उसको यूज करेगा। एंटी एरोमेटिक क्यों बनना है? प्लेन चेंज करके दिस विल प्रेफर टू बी नॉन एरोमेटिक rather than एंटी एरोमेटिक। समझ में आई बात? और एग्जांपल्स देखते हैं। अब क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स में ना डाइपोल मोमेंट भी आ जाती है। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अब ये कंपाउंड अगर मैं पहली नजर में देखूं, आपसे पूछूं कि बताओ इसमें डाइपोल मोमेंट होगा नहीं होगा, तो आप बोलोगे यहाँ कहाँ डाइपोल मोमेंट मैम, कार्बन है, हाइड्रोजन है, सारे के सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर हैं, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कहाँ से आ जाएगा? लेकिन इसमें थोड़ा सा बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट करो, रीअरेंजमेंट करके दिस विल गिव राइज टू 2 एरोमेटिक रिंग्स। तो ये चार्जेस हंसी खुशी बन जाएंगे ना। ये इस नॉन पोलर फॉर्म में क्यों रहेगा जब ये इस पोलर फॉर्म में जाके एरोमेटिसिटी गेन कर सकता है? आई बात समझ में? तो नॉन पोलर दिखने वाला मॉलिक्यूल एक्चुअल में पोलर है, क्योंकि वो चार्जेस को क्रिएट करेगा, क्योंकि इससे उसको एरोमेटिसिटी मिल रही है। कैसे हुए इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जरा देखें। कहाँ से शुरू करें? चलो यहां से शुरू करते हैं। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दो, इस पे नेगेटिव हो गया। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दो, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दो, पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड आ जाएगा, नहीं सॉरी, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट वी गेट। इसका अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं, ये हाइब्रिड थोड़ा सा गलत है, एक्चुअल में ये पूरा ऐसा कंटिन्यूसली फ्लो करेगा, अलग अलग दोनों में नहीं होगा, पूरे में कंटिन्यूअस ऐसा हाइब्रिड बनेगा, कंटिन्यूअस ऐसा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, जिसमें कि इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा,
इस रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, गिविंग राइज टू अ परमानेंट डाइपोल। इसका डाइपोल मोमेंट काफी सिग्निफिकेंट होता है, इट्स आई थिंक 1 डायोप्टर, 1 डिवाइड। इस कंपाउंड का नाम होता है एजुलीन और ये ब्लू कलर का सॉलिड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको याद रखना। वैसे ही इसके जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो अब यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, तो इस कार्बोनिल में ऑलरेडी एक डाइपोल होगा, पर जितना एक नॉर्मल कार्बोनिल में होता है ना, इसमें उससे कहीं ज्यादा होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव बनने से ये इतना पार्ट एरोमेटिक हो जा रहा है। सिमिलरली ट्रोपिलियम आयन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल कार्बोनिल से यहाँ पे कहीं ज्यादा होगी डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इससे इतना पार्ट एरोमेटिक बन जा रहा है, ट्रोपिलियम आयन बन जा रहा है। सिमिलरली ये एक कंपाउंड है, अब इसमें नॉर्मल कार्बोनिल से कई ज्यादा होगा, क्योंकि इससे अगेन इतना पार्ट एरोमेटिक बन जा रहा है। और एग्जांपल्स देखते हैं। यहां पे अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, पोलराइज कर दोगे, देखने में यहां पे कहीं पे कुछ पोलैरिटी नहीं है, इट इज ऑल कार्बन हाइड्रोजन, सारे बॉन्ड्स नॉन पोलर नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करके पॉजिटिव नेगेटिव कर दोगे, तो ये भी एरोमेटिक रिंग, ये भी एरोमेटिक रिंग, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, टूट जाएगा ये बॉन्ड, पोलराइज फॉर्म में ही रहेगा ये। वेरी हाई डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, तो इस रिंग से इस रिंग तक नीचे की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग डाइपोल एग्जिस्ट करेगा। इसके अलावा लास्ट बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स, सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स अपने कंप्लीट हो गए हैं, नैप्थलीन, एंथ्रासीन एंड फिनांथ्रीन। इन तीनों एग्जांपल्स को भी आप याद रखोगे। इनके स्ट्रक्चर्स, इनके बॉन्ड्स बनाने में काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इससे अपना एरोमेटिसिटी कंप्लीट हुआ। आप जेई एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस सॉल्व कर पाओगे, एब्सोल्युटली नथिंग दैट्स रिमेनिंग। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व देम, कमेंट सेक्शन में डालो जितनी भी हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।